नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में आयोजित एक चैनल के कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तीखी झड़प हो गई है। दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से मामला शांत कराया। मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि तपस्वी छावनी मंदिर के महंत राजू दास, महंत परमदास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर उन पर हमला किया। महंत राजू दास का वही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें पीटा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि होटल के बाहर महंत के समर्थकों ने भाला और तलवार के साथ उन पर हमला कर दिया। इसके बाद स्वामी समर्थकों ने महंत राजूदास पर हमला कर दिया। राजूदास ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराने की बात कही है। ये दुखद घटना है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं, ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं, क्या यही उनका भाव है? क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना? मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता है। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो, मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है, यही राजू दास है। इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसके नाते हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और वो दंगा कराना चाहता है। हिंदू आज हम FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत जो है एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि तलवार और त्रिशूल लेकर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। आप वीडियो में देख सकते हो कौन किसके ऊपर हमला किया है। इसके नाते प्रत्यक्ष प्रमाण है और हम आज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ये दुखद घटना है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, छावनी
तपस्वी छावनी के महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जो है वो मारपीट की खबर सामने आई है। सबसे पहले क्या कुछ मामला है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। बिल्कुल अलका, बता दें कि जिस तरीके के निजी कार्यक्रम में राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ पहुंचने के बाद वहां पे उनकी मुलाकात जो है उस टाइम हुई स्वामी प्रसाद मौर्य बीच में। इस तरीके की बातें होने चालू हो गई कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातनी भगवा पहन करके ये राजू दास आए हैं, ये आतंकवादी हैं। इनको पूरी तरीके से इनके समर्थक जो हैं इनको घेरा बना करके इनको अपने कस्टडी में लिया था। उसके बाद इनसे हाथापाई करने की कोशिश की गई थी। राघवेंद्र, जिस तरीके से ये जो एक तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा था रामचरितमानस को लेकर, और अब ये लड़ाई जो है एक तरीके से हाथापाई पर उतर आई है, तो किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या ये जो लड़ाई है ये हिंसक रूप लेते हुए नजर आ रही है? कितना मतलब खतरा है एक तरीके से शांति व्यवस्था को लेकर? क्योंकि एक तरफ संत समाज है और दूसरी तरफ एक पार्टी के लोग हैं जो संतों पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल अलका, जिस तरीके कल की पूरी घटना हुई है, आज राजू दास जो है हनुमानगढ़ी के महंत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर आरोप लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि इन्होंने भगवा धारण किए हुए संत को इन्होंने आतंकवादी कहा है और मेरे साथ अभद्रता की है, और इसकी शिकायत जो है वो लखनऊ में आज जाकर के इनके ऊपर FIR दर्ज करवाने की बात कह रहे हैं। अगर रही बात तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ये ठेस की बात है। अगर इस तरीके की रामचरितमानस को इन्होंने बैन करने की बात की है, उसमें जो लिखी है चौपाइयां उनको बैन करने की बात कही है, उसके बाद जो रामचरितमानस को जलाने की बात कही है, तो इसको लेकर के इनकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद इन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को भी इन्होंने लेटर जारी किया है और वहां से इन्होंने मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। अलका। राघवेंद्र, जिस तरीके से भगवा आतंकवाद की बात सामने निकल कर आई है, राजू दास की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें देखते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें भगवा आतंकवादी करार दिया है, तो क्या ये एक राजनीतिक चीजें नहीं नजर आ रही हैं कि जानबूझकर ऐसे हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से, वो भी एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से? और वहीं राजू दास ने भी ये आरोप लगाया है कि उनके साथ राजनीतिक पार्टियों जैसा विरोध हो रहा है। जैसे बीजेपी का विरोध करना है तो समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों को लगता है कि साधु संतों का विरोध किया जाए। बिल्कुल, राजू दास ने ये साफ तौर पर कहा है कि इनको अगर ये एक राजनीतिक स्टंट अगर बना रहे हैं रामचरितमानस को लेकर के, ये साफ तौर पर उनका कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी को डायरेक्ट डेलीगेट करें कि इस तरीके का काम बीजेपी सरकार करवा रही है या भाजपा जो है भाजपा के नेता कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब हिंदुत्व के नाम पर और सनातन के नाम धर्म पर इन्होंने अगर टिप्पणी करना चालू किया है या महंत के ऊपर, संत के ऊपर टिप्पणी करना चालू किया है, जहां तक कि उन्होंने हिंदुत्व को और भगवा धारण करने वालों को उन्होंने आतंकवादी तक घोषित कर दिया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी राघवेंद्र, क्या कुछ अयोध्या में FIR दर्ज कराई गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, या फिर किसी एक्शन की बात कही जा रही है प्रशासन की तरफ से? अलका, बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो लखनऊ में हुआ था। ताज होटल में एक निजी कार्यक्रम में राजू दास पहुंचे थे और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। तो ये जो है वो पूरा मामला लखनऊ में दर्ज कराएंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं FIR की कॉपी उन्होंने तैयार कर लिया है पूरी तरीके से, और ये आज शाम तक जो है वो लखनऊ जा करके FIR इनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से संत समाज और एक तरफ से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं, ये लड़ाई किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या ये हिंदू बनाम पार्टी है या फिर संत बनाम पार्टी की बात की जा रही है? क्योंकि बार बार भगवा को आतंकवादी करने की बात कही जा रही है, रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा रहा है, साधु संतों को पार्टी विशेष से जोड़ा जा रहा है।
बिल्कुल अलका, अगर ये बात जो है वो राजनीतिक गलियारे से अगर बयानबाजियों की लेकर के अगर किया जाएगा तो आज राजनीतिक स्टैंड माना जाएगा इसको। लेकिन आज जिस तरीके राजू दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आरोप लगाया गया है कि ये भगवा को आतंकवादी बताए हैं, उसके बाद हिंदुत्व के 100 करोड़ जनता को इन्होंने ठेस पहुंचाया है हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, इस तरीके की अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरीके से होनी चाहिए। जो कि गृह मंत्रालय को भी इन्होंने लेटर जारी किया है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जी राघवेंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें सरेआम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई है। कोई उनके सर पर 51 लाख का इनाम रख रहा है सर कलम करने के लिए, कोई 21 लाख का इनाम रख रहा है, कोई उनके जिवा काटने की बात कर रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो उनकी हत्या कराना चाहती है। बिल्कुल, अगर एक तरफ देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जहां तक बयान सामने आया है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके चाहे राजू दास महंत हनुमानगढ़ी की ओर 21 लाख रुपए का इनाम रख रहे हैं, चाहे वो कोई और हो कि जो कि 5 लाख का इनाम रख रहा है, या उनके जीवा काटने की अगर बात की जा रही है तो उसके खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सरकार को इस पे टारगेट लिया गया है। उन्होंने कहते हुए कि बीजेपी जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर इस तरीके के गुंडे माफिया अगर हमें धमका रहे हैं या भगवा आतंकवादी तक राजू दास को कहा है, वो धमका रहे हैं कि 21 लाख का इनाम दिया जा रहा है जो मेरा सर कलम करेगा, तो इस तरीके के अगर हिंदुत्व के नाम पर हैं तो ये आतंकवादी हैं साफ तौर पर। और इनके खिलाफ जो है भाजपा क्यों नहीं काम कर रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी राघवेंद्र मिश्रा, अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि जब कोई किसी को ओपनली चैलेंज करता है, उसे मारने की बात करता है, तो प्रशासन की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त। तो फिर महंत राजू दास के खिलाफ क्यों इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई? और अब अभी हाल ही की घटना स्वामी प्रसाद मौर्य और संत राजू महंत दास के बीच जो झड़प हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता ही है ना कि प्रशासन की चूक है, किसी तरीके से गंभीर नहीं ले रही है इन सब मामलों को। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं और संत राजू दास के लोगों के बीच में जो झड़प हुई है, इसे कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी या फिर हिंसात्मक चीजें भी भड़क सकती हैं उत्तर प्रदेश में? हल्का साफ तौर पर अगर बता दिया जाए कि उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि इसको लेकर के मैं एक एप्लीकेशन दूंगा और FIR कराऊंगा और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर बीजेपी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो अगर बता दें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक कोई FIR की कॉपी उन्होंने नहीं डाला था थाने में, जिसके तहत बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर बोलना चालू किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। जी अलका। जी राघवेंद्र, क्या वजह है कि हर वक्त जो है वो रामचरितमानस को लेकर टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी का? क्या आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो हिंदू बनाम बाकी सारे मुद्दे होंगे? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व की बात की जा रही है, जिस तरीके से रामचरितमानस पर हमला किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है सभी पार्टियों के बीच में, और अब संत समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो ये लड़ाई जो है क्या चुनावी एजेंडे के तहत चल रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में एक टीवी डिबेट के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच झड़प हो गई। वहीं एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य महंत राजू दास पर यह आरोप लगा रहे हैं कि महंत राजू दास कुछ लोगों के साथ फरसे से उनके ऊपर हमला किया, जबकि दूसरी तरफ महंत राजू दास का कहना है कि उन्हें देखते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उन्हें भगवा आतंकवादी कहा गया। उनके समर्थकों से उन्होंने कहा कि मारो, यही राजू दास है जिसने 21 लाख रुपए का मेरे ऊपर इनाम रखा था। तो अब ये रामचरितमानस को लेकर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई थी एक संत समाज और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच, अब एक झड़प में तब्दील हो गई है। एक तरफ संत समाज और दूसरी तरफ
स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक, वही दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और तपस्वी छावनी के महंत राजू प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि महंत राजूदास की तरफ से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो एक टीवी डिबेट में शामिल होने पहुंचे स्वामी संत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच ये झड़प हुई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजूदास ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें भगवा आतंकवादी कहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशाद, महंत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं, क्या कुछ हुआ है? जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से एक बैठक में ये दोनों लोग शामिल थे। हालांकि जब स्टेट पे महंत जो है राजूदास जब स्टेट पे चढ़े तो इनके समर्थन में या फिर स्वामी प्रसाद के जो समर्थक थे उनके द्वारा जो है जिस तरीके से कहा गया था कि ये भगवा में जो है एक आतंकवादी जो है आए हुए हैं, तो इससे जो है राजूदास भी बिगड़ गए थे। उसके बाद में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के और राजूदास के जो समर्थक थे उनके द्वारा जो है उनकी झड़प हुई है और झड़प के द्वारा जो है वहां पे मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वहां से जाने लगे हैं। अचानक फिर उसके बाद में जब गेट के पास वो पहुंचते हैं तो उनको जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है उनको पीछे से खींच लिया जाता है। हालांकि वहां से वो निकल जाते हैं गाड़ी में बैठ के, मगर अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि हम पिछड़े दलितों को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए हम बोलते हैं, तो एक जो समुदाय है उनके द्वारा जो है मुझे टारगेट किया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, सुपारी दी जा रही है 20 लाख से 50 लाख तक। उनके जो शरीर के अंग हैं उनके ऊपर उनके बोली लग रही है, उनको जो है लोग जो है सुपारी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक संगठन के ऊपर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा ये विचार है कि एक संगठन जो है वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे जान का खतरा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर प्रार्थना पत्र जो है मुख्यमंत्री आवास और डीएम कार्यालय और कई जगहों पे भेजा गया। जी शमशाद, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि बीजेपी भी इसके पीछे है, उनके ऊपर खुलेआम गोलियां लगाई जाती है उनके सर कलम करने की, और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो षड्यंत्र रच रही है उनकी हत्या की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्वामी प्रसाद का जो आरोप है वो साफ तौर से यही है कि जब सरकार इस मामले पे नहीं बोल रही है तो चुप्पी काटी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा जो है वो हमारी जान लेने के लिए जो है सुपारी दे रही है, और ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस सरकार के हित में जो है ये काम किया जा रहा है और मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार को भी दोषी जो है करार दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और जिस तरीके से भाजपा के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये भाजपा के षड्यंत्र से जो है मेरे ऊपर हमला हो रहा है और मुझे जो है जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो इसको देखते हुए जो है प्रशासन अब किस तरीके से क्या कुछ जो है इनका ज्ञापन लेके क्या कुछ कहती है, क्या इनको सिक्योरिटी दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, या इनको जो है और भी कुछ इसमें आगे निकल के आता है। जी शमशाद, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस झड़प को लेकर? क्या इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है या शिकायत दी गई है? अभी तो जिस तरीके से सूचना है वो हम आपको बता दें कि अभी तो जो प्रार्थना दी गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो है एक जो है एप्लीकेशन दिया गया है, ताहीर दी गई है, मगर अभी कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। और इन्होंने जो है लगभग 2 लोगों का नाम जो लिया है
वगैरह। और इनका साफ तौर से यही इल्जाम है कि जो है त्रिशूल, तलवार, भाला, ये सबसे जो मेरे ऊपर वार किया गया है और किसी तरीके से हम वहां से बच के निकल पाए हैं। तो मेरी, अगर हमको डराया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, तो हम इस चीज से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों की दलित पिछड़े जो भी लोग हैं, किसान, उनके लिए हम बोलते हैं, लड़ते हैं, तो हम ये चीजें करते रहेंगे। भाजपा पार्टी जितना भी हमको डराने की कोशिश करेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये भी साफ तौर से कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। जी शमशाद, महंत राजू दास की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर हमला करे, संघ पर हमला करे, लेकिन वो साधु संत पर क्यों इस तरीके से राजनीतिक तौर पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो कुरान की कुरीतियों पर भी आवाज उठाएंगे? जी बिल्कुल। तो एक तरीके से संत महंत राजू दास की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर संतों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। राजू महंत दास की तरफ से जिस तरीके से प्रतिक्रिया रखी गई है कि जिस तरीके से वो उनके ऊपर जो ताने कसे गए थे इस बैठक में, जिस तरीके से उनको आतंकवादी कहा गया था, भगवा आतंकवादी, और वो जिस तरीके से कहते हैं कि हिंदू को टारगेट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो जिस तरीके से उनके ऊपर इल्जाम दिया जा रहा है, तो वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है वो एक तहरीर देंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं। मगर वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये एक भगवा पहन के जिस तरीके से आतंकवादी हैं, ये संगठन है, इनको अगर सरकार इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो ये सरकार की एक नाकामी है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है नहीं इन मामलों को लेके बोल रही है और लोग जो है हमको धमकी दे रहे हैं, एक होकर जो है मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है और सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसको भी देख रही है। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों पक्ष से जो है FIR दर्ज कराने की कोशिश करी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस पक्ष की जो है पहले सुनवाई होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा। जी शमशाद, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवा आतंकवाद की बात कही है, तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके से ये हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि किसी धर्म विशेष के लिए जो रंग है वो महत्वपूर्ण है और आप उसे आतंकवाद के शब्द से संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि जो ये भगवा पहनते हैं ये आतंकवादी हैं और जो हमारे साधु संघ हम इनकी इज्जत करते हैं, मगर उन साधु संघ की इज्जत नहीं करते जो भगवा पहन के आतंकवादी जैसा काम करते हैं और सरकार उनको ऊपर ध्यान नहीं देती है। ये चीजें जो हैं ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्वामी प्रसाद ने कहा है और ये चीजें जो हैं बाकायदा उन्होंने बताया है कि ये जो है भगवा आतंकवादी हैं और जो साधु संघ है हम उनकी इज्जत करते हैं और समर्थन करते हैं, मगर जो भगवा पहन के जो आतंकवादी जैसी हरकत करते हैं हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं और सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। शमशाद, जिस तरीके से महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक संवेदनशील मुद्दा होता चला जा रहा है ये मामला। एक तरफ संत समाज है, दूसरी तरफ एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि एक तनावपूर्ण स्थिति है? इससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ताकि जो ये छोटी सी झड़प, एक बातचीत आरोप प्रत्यारोप के दौर से शुरू हुई और अब झड़प में बदल गई है, तो एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से दोनों पक्ष के द्वारा जो है सरकार को प्रार्थना पत्र जो दिया गया है उस पर जो है सरकार एक संज्ञान कदम लेगी और दोनों की बातें समझ के किस तरीके की कार्रवाई करती है ये तो देखने का विषय होगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय चर्चे में है,
चाहे वो किसी के भी उसमें है, मगर चर्चे में है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू संगठन को लेके और जो है हिंदू ज्ञानी जो भी किताबें हैं उसको लेके जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और अभी इस समय चर्चा में है, वहीं अब इस प्रेस के द्वारा जो है वहां पे बैठक में भी झड़प हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये तनाव मोड़ बन रहा है और इसको सरकार को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा हादसा होने से पहले अगर इसे रोक दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। शमशाद, जिस तरीके से बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा रहा है, वो खुद को दलित, पिछड़ों और महिलाओं के हिमायती बता रहे हैं, क्या ये एक तरीके से राजनीतिकरण नहीं है? जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही कहना है कि जिस तरीके से हम पिछड़े, दलित और जो कमजोर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनकी हम पूरी तरीके से उनकी बातों का पक्ष रखते हैं, तो वहीं एक जो है एक संगठन के द्वारा जो है मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, मुझे दबाव दिलाया जा रहा है कि पिछले दलित लोगों की बातें न रखी गई चीजों को लेकर, कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है कहना है। मगर वहीं सरकार की पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि हम सबको लेके चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से हिंदू संगठन हिंदू के विरुद्ध में जो गलत चीज करते हैं उसको लेके काफी ज्यादा जो है हिंदू समाज में जो है काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा जो है गलत उनको गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें देखने वाली बात होगी और सरकार को कुछ होने से पहले सरकार को इस दोनों पक्ष को लेके एक मीटिंग बैठानी चाहिए और इन लोग की बातें सुनकर इन लोगों को पूरी तरीके से समझाना चाहिए। सरकार को कोई ना कोई बड़ा सा कदम उठाते दोनों पार्टियों के द्वारा जो है जिस तरीके से झड़प हुई है उस दोनों को समझा के और जो बड़ा होने से पहले बड़ा कुछ हादसा होने से पहले इसको टाल दिया जाए तो ये ज्यादातर यही बेहतर होगा, क्योंकि इस समय चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। तो चुनाव में जिस तरीके से ये अब निकल के आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के जो आम जनता इनके लिए घातक साबित होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में एक टीवी डिबेट में शामिल होने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास के बीच झड़प हो गई। अब इसके बाद संत समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं दोनों नेता, एक तरफ संत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान बीजेपी पर भी अपनी हत्या का साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं आगरा जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ जिम्मेदार अधिकारी जो है वो खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जिला अस्पताल के रीजनल डायग्नोसिस सेंटर के सामने खुले में बायोमेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सख्त नियम होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार की ओर से लागू नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है, जबकि यहां पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में डायरिया, मलेरिया और टाइफाइड जैसे बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं। ऐसे में बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने से गंभीर संक्रमण की आशंका बनी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ अजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल वेस्ट फेंका गया है, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, आगरा के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट को फेंके जाने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो जब वायरल होता है तो जिला अस्पताल में हड़कंप मचता है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट इसको एक निस्तारण करने के लिए एक विधि है, उसके लिए ये निस्तारण किया जाता है। इसको इकट्ठा करके एक जगह ले आया जाता है, इसको खुले में नहीं फेंक सकते हैं। लेकिन इस तरह की एक लापरवाही अधिकारियों को देखने की मिली है। अजय यादव, इस मामले में अस्पताल प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, इस मामले में जिला अस्पताल के सीएमएस से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का अगर
वीडियो अगर वायरल हो रहा है या हमारे संज्ञान में आता है तो इसको लेकर जरूर जांच की जाएगी और यह बायोमेडिकल वेस्ट किसने फेंका है इसकी भी जांच की जाएगी। अजय, जिस तरीके से अस्पताल के बाहर वेस्टेज फेंके गए हैं और संक्रमण का समय भी चल रहा है, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मलेरिया से ग्रसित लोग आ रहे हैं, तो इस तरीके की लापरवाही बड़ी बीमारियों को दावत देने जैसी नहीं है। देखिए अलका जी, आप बताएंगे जिला अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीज यहाँ आते हैं और मलेरिया डायरिया जैसी बीमारियां मौसम के बदलते होने के चलते यहाँ हो रही हैं और मरीज अक्सर आते हैं। और ये अगर इतनी बड़ी लापरवाही अगर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग है वो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट हैं और इसको अगर फेंकना है तो एक निर्धारित हरा और नीला डिब्बा है उसमें रखा जाता है, फिर इसको ले जाया जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर बायोमेडिकल वेस्ट अगर खुले में अगर फेंका जा रहा है तो यह न कहीं बीमारियों को बढ़ावा देना है और इसके लिए केंद्र सरकार भी इसको लेकर सजग है कि इस तरह अगर कोई भी अगर कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अजय, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, जो मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से बार बार अस्पतालों को ये निर्देश दिया जाता है कि साफ सफाई का ख्याल रखें, इसकी वजह से वो बार बार अलग अलग शहरों में जिला अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों का दौरा भी करते हैं, लेकिन बावजूद उसके जिला अस्पताल में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। क्या प्रशासन को शासन की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या फिर खाना पूर्ति की जाती है जब ऐसे कोई अधिकारी या फिर स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर आते हैं तभी अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई का ख्याल आता है? देखिए, ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई स्वास्थ्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार से अगर पंचिंग लेवल आते हैं तो जब उस तरह की स्वच्छता की जाती है, जब मौके पर देखा जाता है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात कहें तो इसको देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय तो स्वच्छता व्यवस्था को पूरी तरह से साफ सफाई नियमों को पालन किया जाता है, यानी दिखाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह के अगर वीडियो अगर सामने आ रहे हैं और ये लापरवाही अगर अधिकारियों की या किसी कर्मचारी की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर। लेकिन सीएमएस का कहना है हम इसकी जांच कर रहे हैं। जी अजय, अस्पताल में आने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है अस्पताल में साफ सफाई को लेकर या अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, लोगों का कहना है, जो वहाँ मरीज आते हैं उनका कहना है कि इस तरह की अगर लापरवाही अगर स्वास्थ्य विभाग या जिला अस्पताल की तरफ से की जा रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्वच्छता का भी एक संदेश जाता है जिसको लेकर जिला प्रशासन और अपनी तरफ से पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने का मामला है, क्योंकि मेडिकल की जो चीजें होती है उसमें कई तरह की संक्रमण फैलाने वाली चीजें होती हैं। अगर आम आदमी को या मरीजों को अगर वो संपर्क में आती हैं तो कहीं ना कहीं अन्य बीमारियों को भी ग्रसित होगा दूसरा मरीज। तो इसलिए इसको लेकर जिला अस्पताल जांच की बात कह रहा है और किसकी इसमें लापरवाही है उसकी भी जांच की जा रही है। अजय, ये तो बात हुई साफ सफाई की, लेकिन अस्पताल में आने वाले मरीजों को किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिला अस्पताल में? देखिए, जिला अस्पताल में आने वाले करीबन सैकड़ों मरीज यहाँ डेली आते हैं जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और यहाँ पर सुविधा के अनुसार ओपीडी चलती है। हर डॉक्टर हैं वो यहाँ दवाएं देते हैं, पर्चा भी मुहैया होता है, 1 रुपए का पर्चा होता है जिस पर दवाएं दी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई दवाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं बाहर की दवाइयां लिखते हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि बाहर की दवाइयां डॉक्टर द्वारा लिखी जाती हैं लेकिन वो अस्पताल के अंदर नहीं मिलती हैं। वही डॉक्टर दवाई लिख सकता है जो अस्पताल के अंदर दी जाती हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि मरीजों को अक्सर वो दवाएं लिखी जाती हैं जो बाहर से खरीदी जाती हैं, जिनका एक मेडिकल कहें तो कमीशन जाता है बहुत ऊपर लेवल तक। तो इस तरह से जो दवाइयां आप में बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। अजय,
जो किस तरीके के बीमार मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, किस तरीके की बीमारियां जो हैं वो जिले में देखने को ज्यादा मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का संक्रमण काल एक तरफ कोरोना भी चल रहा है, दूसरी तरफ संक्रमित बीमारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, चाहे फ्लू की बात हो, मलेरिया की बात हो। तो इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इस समय मौसम का बदलाव है और डायरिया और मलेरिया जैसी संक्रमण की बीमारियां फैल रही हैं। इनसे बचने के लिए जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब टीके लगाए जा रहे हैं और जगह जगह अगर स्वच्छता को, अगर मलेरिया को भी लेकर फॉगिंग की जा रही है, लेकिन इस सब को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी अपनी तरह से कार्रवाई कर रहा है और जागरूकता अभियान भी चला रहा है। जी अजय, क्या कुछ जो टीके के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, एक तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक लेवल पर सरकारी अस्पताल होते हैं, प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, उन पर ये सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनका अभियान होता है, जो जागरूकता अभियान स्वास्थ्य विभाग चलाता है, बहुत ही कम स्तर पर पहुंच पाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में जागरूकता की कमी रहती है और कहीं ना कहीं वो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जब समझ में आता है कि बीमारी हमें क्या हुई है, लेकिन समय से पहले अगर बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का ग्रामीणों में जागरूकता अभियान देखने को कम ही मिलता है। अजय, डेंगू के मामले भी बहुत देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अलका जी, बताना चाहें, प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू की बीमारी हो या अन्य बीमारियों हो, अपने स्तर पर पूरी तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी देखने को कमी मिलती है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रह पाता है और इसकी ग्रामीण में नहीं पहुंच पाते हैं। कैंप लगाना बहुत जरूरी होता है जगह जगह सारी इन चीजों को लेकर, और ग्रामीणों को जागरूक भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आगरा में अस्पताल के बाहर जो है वो दवाइयों के रैपर फेंके हुए हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वहीं यूपी में बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। बुलंदशहर में बोर्ड परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए गए हैं और 2 पालियों में फिलहाल परीक्षा आयोजित हुई है। इस बार जिले में 91,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए हैं। जिले में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की परीक्षा केंद्रों पर तैनाती की गई है और परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश आर्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से और छात्राओं में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बोर्ड की परीक्षाएं बुलंदशहर में शुरू हो चुकी हैं और छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही, जैसे कि आज मौसम में थोड़ा ठंडक रहा और कोहरा पड़ा, उसके दौरान भी छात्र छात्राएं काफी उत्सुक बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बनाए। बताना चाहूंगा, जनपद बुलंदशहर में बोर्ड परीक्षा कराने के लिए शासन प्रशासन द्वारा 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनको 2 पालियों में विभाजित किया गया है। लगभग इन 108 केंद्रों पर लगभग 91,000 छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं और परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है और टीमें गठित कर दी हैं। स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और अन्य कई अधिकारी क्योंकि इसकी मौजूदगी में यह परीक्षा कराई जाएगी और कड़ी निगरानी की जाएगी और नकल विहीन परीक्षा कराने का जो शासन ने संकल्प लिया है उसे कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। जगह जगह पुलिस बल है और काफी एरिया जो विद्यालय का एरिया है उसे चिन्हित कर उनके आसपास जो बैठे असामाजिक तत्वों ने जाने से भी रोका जा रहा है। काफी व्यवस्थाएं इस बोर्ड की परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन द्वारा की गई है। मुकेश, क्या पहली पाली की परीक्षा जो है वो खत्म हो गई है, जो सुबह
7 से सवा 11 बजे तक की थी। क्या इस दौरान जी बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी नकलची को पकड़ा गया है या फिर किसी केंद्र पर नकल करते हुए लोग पकड़े गए हैं? बिल्कुल, सुबह का जो पहली पारी की परीक्षा है वो पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हुई है और जनपद पुलिस में किसी भी क्षेत्र से जो 108 केंद्र कहीं से भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहाँ कोई नकल करता पकड़ाया हो, कोई ऐसा जो ऐसा मैजिक हो जो अधिकारियों को परेशान करता हो। शांतिपूर्वक और सब परीक्षा संपन्न हो गई और दूसरी पारी की जो सब परीक्षा चल रही है वो भी शांतिपूर्वक अभी तक चलती नजर आ रही है। मुकेश, छात्र छात्राओं में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है बोर्ड परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, काफी समय बाद छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला है क्योंकि कोरोना काल में चलते समय कई वर्ष तक जो छात्र छात्राओं ने एग्जाम नहीं दी थी और काफी समय बाद जो कोरोना महामारी खत्म होने के बाद जो ये एग्जाम की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा कराई गई है तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को काफी रुचि है परीक्षाओं को लेकर और काफी छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। मुकेश, परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है छात्र छात्राओं के लिए और सुरक्षा के दृष्टि से भी? बिल्कुल, अधिकतर छात्राओं को लेकर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, पुलिस बल तैनात है और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी तहसीलदार वगैरह लगातार जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ और जो भी को कमियां मिले लगातार सुधारा भी जा रहा है और जो वहाँ के स्टाफ है उनको हिदायत भी दी जा रही है तो कोई लापरवाही उन्हें जो कमियां नजर आए और बारीकी सुधारा जाए और अन्य आगे की जो परीक्षा के दौरान लापरवाही देखने को न मिले। मुकेश, क्या किसी तरीके की लापरवाही भी इस दौरान किसी परीक्षा केंद्र पर देखने को मिली है? जितने परीक्षा केंद्रों पर स्थानीय अधिकारी पहुंचे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही मिलती है, साफ सफाई की व्यवस्था, अन्य कई व्यवस्थाएं जिनके लेकर काफी हिदायतें जो जोनल मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट में परीक्षा केंद्रों को जो संचालक है उनको दी गई है जो इन चीजों को सुधारें, जो भी कमियां हैं उनको बनाएं। जी मुकेश, आपने कहा कि धारा 144 जितने भी केंद्र हैं उनके आसपास लगाया गया है, तो क्या इस मामले में भी कोई कार्यवाही देखने को मिली है? बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर के 108 केंद्रों के निकट ये धारा 144 लागू की गई है और सुबह से पहला सत्र परीक्षा का समाप्त हो गया, दूसरा सत्र चला लगभग 3 बजे बजने वाले हैं, 2 घंटे का सत्र और बचा है, 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षाएं चलेंगी और काफी अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। तो पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारी काफी अलर्ट है जिसके चलते शांतिपूर्वक परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। मुकेश, नकल माफिया काफी सक्रिय रहते हैं, तो नकल माफियाओं को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अलका, क्षेत्र में जगह जगह टीमें गठित की गई है। पुलिस जो परीक्षा केंद्र के आसपास तैनात है क्योंकि जो नकल कराने वाले जो नकलची थे वो कहीं ना कहीं विद्यालय के आसपास ही इधर उधर रहकर ही कहीं ना कहीं वो बाहर से नकल भेजने का कार्य अंदर करते थे। उस पर भी पूरी तरह शासन प्रशासन द्वारा अंकुश है। जो लोकल पुलिस है जो जहाँ परीक्षा केंद्र होगी उनको इसी काम पर जो उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो जहाँ भी कोई ऐसा आदमी देखे उसी तरह दिखा और कार्रवाई की। लेकिन अब तक सुबह से ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो नकल कराने का प्रयास करता नजर आया हो। मुकेश, दूसरे पाली की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है दूसरे पाली के एग्जाम के लिए? बिल्कुल अलका, जो सुबह व्यवस्था थी वही व्यवस्था वो शाम के पारी के लिए की गई है। पुलिस बल अभी भी तैनात है और लगातार जो जोनल मजिस्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट है, अन्य अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों में घूम रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और छात्र छात्राओं से भी जानकारी ले रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है और लगातार अपने स्तर से भी। और सबसे बड़ी बात है सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में सब परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो ऐसा सब मामला सामने नहीं आने का संभावना है। मुकेश, क्या छात्र छात्राओं के लिए भी प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, छात्र छात्राओं के लिए शासन प्रशासन यही अपील करता है वे अपने हिसाब से परीक्षाओं से निकलें और जो है अपने समय से आए, समय से जाए और जो खाना जो परीक्षा केंद्र पर लोग जो उनके साथ जो लोग आते हैं उन्हें दूरी रखें और जो व्यवधान जो परीक्षा हो रहे हैं व्यवधान करने की कोशिश ना करें।
पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र छात्राओं के बीच किस तरीके का माहौल देखने को मिला? जिन छात्र छात्राओं ने पहली पाली की परीक्षा दी है वो जब उन परीक्षा केंद्र से तो काफी खुश नजर आए। कई छात्रों से वार्ता भी की गई है, उनका यही कहना है कि उनका जो पहला जो एग्जाम है, पहले तो एग्जाम में है अच्छा गया है, काफी अच्छा उनका एग्जाम रहा है और काफी अच्छी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा कराई गई है जिसके बीच उन्होंने एग्जाम दिया है। जी मुकेश, प्रशासन की तरफ से नकलचियों के लिए क्या कुछ आदेश जारी किए गए? अगर कोई नकल करता पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जो छात्र छात्राएं परीक्षाएं दे रही हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है। अगर कोई भी छात्र छात्रा परीक्षा देने के दौरान नकल करता पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जिस पेपर में वह जिस एग्जाम में वह नकल करना पड़ गया उसके खिलाफ उसी पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त हिदायत लगातार छात्र छात्राओं को दी जा रही है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनके भविष्य में कोई उनके लिए सब परेशानी का सबब बने। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं अब इस खबर पर जानकारी देने के लिए रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, रायबरेली में बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी, योगी सरकार के आदेश के बाद जो है वो नकल माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आदेश दिया है कि नकल माफियाओं पर एनएसए की कार्रवाई होगी। इसको लेकर जो है वो नकल माफिया जो है वो पूरी तरह से दुबक गए हैं और पूरे जिले में जो है वो 76,000 परीक्षार्थी दे रहे हैं। दोनों पालियों में 118 केंद्र बनाए गए हैं जिनको 20 सेक्टरों और 7 जोन में बांटा गया है और इसके साथ ही 7 उड़न दस्तों की भी तैनाती करी गई है जिससे नकल माफियाओं पर जो भी थोड़ी बहुत मनसा भी लगते हैं उनको पर अंकुश लगाया जा सके। ओम शंकर, पहले पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है, क्या इस दौरान कोई ऐसी खबर सामने आई जहां पर नकल होने की बात हुई हो या प्रशासन की तरफ से नकलचियों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो? नहीं, प्रथम पाली की परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई है और किसी केंद्र पर जो है किसी भी व्यवस्था की जो है वो सूचना नहीं मिली है। जी ओम शंकर, आपने कहा कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए जो है वो परीक्षा कराई जा रही है, तो ऐसे में बच्चों में किस तरीके का माहौल देखने को मिला है? हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हो बिल्कुल बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र था वो बहुत आसान था और बच्चों ने जो है वो बहुत ही इत्मीनान से किया है। हालांकि जो नकल वाले सेंटर है, जो बलराम सेंटर है, उन पर थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर है, लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी ने भी सख्त निर्देश दिया और वहां पर हर केंद्र के बाहर जो है 5 पुलिस बल की तैनाती करी गई है। सीसीटीवी से बराबर मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद जो है उड़न दस्ते जो है वो वहां पर जा जाके चेक कर रहे हैं। तो नकल माफिया पूरी तरह से जो है सरेंडर है और नकल की कहीं भी किसी केंद्र पर कोई सूचना नहीं मिली। ओम शंकर, जिन केंद्र पर नकल की संभावना ज्यादा जताई जाती है ऐसे केंद्रों पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास निगरानी बिठाई गई है? निगरानी बढ़ाने उड़न दस्तों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें डीएसपी और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी जो है वो जो है बार बार वहां पर छापेमारी कर रहे हैं और पहली बार ये हुआ है कि रास्ता की कार्रवाई होगी। तो प्रदेश सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह से साफ है जिससे नकल माफिया पूरी तरह से जो है वो दुबक गए हैं। ओम शंकर, क्या प्रथम पाली में कोई नकलची पकड़ा गया है या फिर किसी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तक जो है ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है। दूसरी पाली में किस तरीके की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से? व्यवस्था बिल्कुल सेम है। अगल बगल खेतों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और उसके बाद जो है वो किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। बच्चे आराम से जा रहे हैं और पेपर इस समय जो है द्वितीय पाली की परीक्षा जो है वो चालू हो चुकी है। तो वही प्रक्रिया पूरी वही है कि एक सेंटर पर 5 पुलिस वाले हैं और वही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो अभी किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। ओम शंकर, परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि क्या चीजें उन्हें अपने साथ लानी है और क्या नहीं लानी है? हाँ, जो यूपी बोर्ड ने जो है वो पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी तो उसी गाइडलाइन का पूरी तरह से यहाँ पर पालन हो रहा है। तो किसी तरह की अव्यवस्था की खबर अभी रायबरेली जनपद से नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं।
7 से 11:15 तक पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू हो गई है, जो 5:15 बजे तक चलेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, हमीरपुर में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ चल रहा है? किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से नकल को रोकने के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि हमीरपुर में जो है 44 केंद्र बनाए गए हैं। 44 केंद्रों में जो है सुबह से ही हमीरपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, संबंधित जो भी अधिकारी हैं, वो बराबर जो है जानकारी ले रहे हैं और मौके पर पहुंच करके जो है सीसीटीवी के माध्यम से बराबर निगरानी भी कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, ताकि जो नकलची हैं, क्योंकि बराबर जो है जो भी है पेपरों में देखते हैं कि जो है जो नकलची होते हैं वो वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे जो परीक्षाएं होती हैं वो स्थगित कर दी जाती हैं। उसके दृष्टिकोण के रखते हुए हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अलका, सत्यम, क्या इस दौरान किसी केंद्र से नकल की खबर सामने आई है? बिल्कुल अलका, बता दें अभी फिलहाल में ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, हमीरपुर का जो जिला प्रशासन है और जो स्टार्ट है वो बराबर निगरानी कर रहे हैं और ऐसे नकलचियों पर अगर कोई अपराध करते हुए दिखाई देता है तो उन पर त्वरित कार्रवाई करने के जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। अलका, सत्यम, परीक्षा केंद्रों में छात्रों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल अलका, बता दें कि हमीरपुर और संबंधित जो भी 44 केंद्र बनाए गए हैं उनमें जो है जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। धारा 144 भी लगा दी गई है कि कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। फिलहाल हमीरपुर जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जेल का सत्यम, क्या निगरानी रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अलका, बता दें हमीरपुर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जो है सुबह ही जानकारी अपडेट करी कि जो भी रूम बनाए गए और है 44 केंद्रों में जितने भी रूम हैं उनमें बराबर एक कमरे में दो कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनके माध्यम से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, जानकारी बराबर ली जा रही है और एक पूरा मॉनिटरिंग जो है हमीरपुर से देखी जा रही है कि जो केंद्र है उनमें कहीं ऐसी हलचल तो नहीं हो रही। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई कि जिसमें से जो नकलची हैं उन पर नकेल कसी गई हो। अलका, सत्यम, बच्चों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि काफी समय बाद जो है इस तरीके से एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, कोविड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो इस बार क्या कुछ विशेष है बोर्ड परीक्षा में? बिल्कुल ऐसा बता दें, कोविड के बाद से जो है फिलहाल जो बच्चे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई बाधित रही कोरोना काल के दौरान, मौजूदा स्थिति में जो बच्चे हैं बच्चे के चेहरे पर साफ तौर से खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी परीक्षाएं थी वो स्थगित हो करके जो है प्रमोटेड कर दी जा रही थी। फिलहाल में जिस तरीके से उनको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो होनहार बच्चे हैं उनके खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमीरपुर का जिला प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और वहीं अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अयोध्या से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, अयोध्या में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? अयोध्या में बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सवेरे से सारे बच्चे पूरी तरह से तैयार होकर अपने जहां पे उनका परीक्षा होना है परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं और खासा उत्साह देखा जा रहा है सारे छात्रों में। जी, क्या इस दौरान कहीं से भी नकल की खबरें भी सामने आई हैं? नहीं, अयोध्या जिले में ऐसी कोई खबर नहीं, जबकि सचल दल पूरी तरह से सक्रिय था। उन्होंने कई जगह पे छापे भी डाले और चेक निरीक्षण भी कई जगह पे किया, लेकिन कहीं भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। हर जगह पूरी तरह से विस्तृत अच्छे ढंग से परीक्षा सुचारू रूप से चल रही। जी अनिल, क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों को लेकर?
हाँ, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ की गई है। सारे गेट पर हो चाहे स्ट्रांग रूम हो, हर जगह पर पुलिस बल खासे मौजूद हैं जो कि एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं है जहाँ से कोई वैसा इशू हो। जी, नकल माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? नकल माफियाओं के खिलाफ यहाँ के प्रशासन ने पूरी कई टीमें बनाई हुई हैं जो पूरी तरह से सक्रिय हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कहीं से भी कोई ऐसी घटना नहीं सामने आई है कि ऐसा लगे कि कहीं से चूक बरती जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। जी अनिल, बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने की चुनौती प्रशासन के सामने रहती है, तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है अयोध्या में? जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने पहले ही कई टीमें यहाँ पे गठित कर दी थी जो कि मॉनिटरिंग करेंगी परीक्षा केंद्रों की, कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए, कहीं से भी कोई ऐसी घटना न सामने आए जिससे ये लगे कि वहाँ पे नकल हो रही है। पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं से भी कोई ऐसी घटना नजर नहीं आ रही जहाँ पे लगे कि यहाँ पे नकल हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं बच्चों में भी एग्जाम को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।